नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम मोदी को 6 साल के लिए अयोग्य ठहराने की याचिका पर कल सुनवाई होगी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें हिंदू और सिख देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में प्रधानमंत्री को 6 साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। ये याचिका पेशे से वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की है। वो पीएम मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में दिए गए भाषण से व्यथित हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने न केवल हिंदू और सिख देवी देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम से वोट मांगे, बल्कि विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ मुसलमानों के पक्षधर जैसी टिप्पणियां भी की। याचिका में तर्क दिया गया है कि निष्पक्ष चुनाव के हित में चुनाव आयोग की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट के कुछ वकीलों ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने उनके उस बयान पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया है जिसमें दावा किया गया है कि ममता बनर्जी ने कथित तौर पर यह बयान तब दिया जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला केस में रिश्वत लेकर बहाल किए गए करीब 24,000 टीचरों की नियुक्ति कैंसिल कर दी। वरिष्ठ अधिवक्ता और सीपीआईएम नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके अवमाननापूर्ण बयानों के लिए कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। ईडी ने इस मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया है। उसने कहा है कि कई समन जारी होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल 9 बार समन किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं होकर पूछताछ से बच रहे थे। ईडी ने अपने जवाब में केजरीवाल की उन दलीलों को भी नकारा है जिनमें आरोप लगाया गया है कि चुनाव के वक्त गिरफ्तार करके उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने का काम किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के इरादे और समय को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। ईडी ने कहा कि अपराधी राजनेताओं को गिरफ्तार करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए खतरनाक नहीं है और न ही कोई झटका है। पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत में गिरावट आने पर राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह बीजेपी के लिए चिंता का विषय है तो उन्होंने कहा यह हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो लोग मौजूदा सरकार को जारी रखना चाहते हैं उनमें से अधिकांश लोगों ने वोट दिया। जिन लोगों को लगा कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की हालत में नहीं है, उन्हें संभवतः लगा कि वोट देने का कोई फायदा नहीं है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अब चुनावी राजनीति में उतरेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें गांडे विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे की वजह से ये सीट खाली हुई थी। यहाँ 20 मई को वोटिंग होगी। इसके साथ ही पार्टी ने जमशेदपुर लोकसभा सीट से समीर मोइंती को भी अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बीजेपी संविधान और लोकतंत्र के खात्मे के साथ साथ देश से सरकारी नौकरी और आरक्षण को भी समाप्त कर देगी। सबने चंडीगढ़ में चुनाव में देखा कैसे ये लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। इस चुनाव में सूरत, गुजरात से विपक्षी उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर उसे बीजेपी में शामिल करा तथा शेष उम्मीदवारों से पर्चा वापस करा मतदाताओं को उनके वोट देने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया गया। देश बचाने वाले इस महत्वपूर्ण चुनाव में अपना वोट विवेक और बुद्धि से इंडिया गठबंधन को दें, अन्यथा ये भाजपाई संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर पूरे देश में यही सूरत मॉडल लागू कर देंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए वोट के अधिकार को छीन लेंगे, संविधान और वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस और मुसलमानों को जोड़ा है। उन्होंने मुरैना और कागरा में कहा कि कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, जबकि मैं कह रहा हूं कि इस पर पहला अधिकार गरीबों का है। पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति और कीमती सामान का एक्सरे कराकर उनके आभूषण और छोटी बचत को जब्त करना चाहती है। हालांकि ना तो कांग्रेस ने ऐसा कहा है और ना ही उसके घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात लिखी है, लेकिन मोदी हैं कि मानते नहीं। खबर है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी क्रमशः रायबरेली और अमेठी सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला 26 अप्रैल के बाद लिया जाएगा और अगले हफ्ते नामांकन दाखिल किया जा सकता है। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज से गुरुवार को पर्चा दाखिल कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता अगर यूपी से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं तो उसके बहुत मायने हैं। इनकी मौजूदगी यूपी के बाकी बचे 5 दौर के चुनावी माहौल को बदल देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों से उनकी पार्टी का समर्थन करने का आग्रह किया और कहा कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, जिसे भाजपा आरएसएस नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो अपील में कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है।
पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा, एक तरफ भाजपा और आरएसएस है जो लोकतंत्र को खत्म करने और संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया का गठबंधन है जो लोकतंत्र और संविधान को बचा रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पार्टी का कैंपेन सॉन्ग जेल के जवाब में हम वोट देंगे लॉन्च किया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। खास बात यह है कि कार्यक्रम के लिए बनाए गए स्टेज के बीच में आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली रखी गई। शरद पवार के एनसीपी शरद चंद्र पवार ने गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें इसने आरक्षण को 50% की सीमा के पार कराने का वादा किया है। इसके साथ ही इसने CAA, NRC और UAPA जैसे कानूनों में बदलाव और अग्निपथ योजना को खत्म करने का वादा किया। शरद पवार की पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को शपथनामा नाम से जारी किया है। शरद पवार की उपस्थिति में इसको जारी किया गया। घोषणा पत्र में जाति जनगणना, किसान कल्याण आयोग की बात कही गई है। पार्टी महिलाओं के लिए सुरक्षा ऑडिट करने और उनके संबंध में साइबर कानूनों को बढ़ाने का समर्थन करती है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्षों को नोटिस भेजा है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की ओर से एक दूसरे के नेताओं पर चुनावी प्रचार के दौरान नफरतें फैलाने, धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर बांटने का आरोप लगाया गया है। दोनों पार्टियों की ओर से इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को नोटिस भेजा है और 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस के न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है, यह हमारा एजेंडा नहीं है। हकीकत यह है कि 1985 में राजीव गांधी जी ने विरासत कर को हटा दिया था। बीजेपी के कई नेताओं ने साल 2014-2019 के बीच में इसकी वकालत की थी और आज प्रधानमंत्री मोदी हम पर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस के न्याय पत्र में धन पुनर्वितरण की बात हो रही है। मैं उनको चुनौती देता हूं, हमने न्याय पत्र में एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया है जो धन पुनर्वितरण की बात करता है। ये पीएम मोदी का झूठ नंबर 2 है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगरा में बीजेपी की एक रैली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पीएम ने रैली में आए लोगों से कहा कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आपकी संपत्तियों की जांच होगी। अब कांग्रेस के शहजादी की एक्सरे मशीन बहनों बेटियों की अलमारियों में पहुंचेगी। अगर किसी गरीब माँ ने अपनी बेटी के लिए ज्वार बाजरे के डिब्बे में रखा होगा तो वहां भी उनकी एक्सरे मशीन पहुंचेगी। थोड़ा बहुत जेवर गहना जो रखा होगा वो सपा कांग्रेस की सरकार आई तो उस पर डाका डालेगी। उन्होंने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके दिग्गज कह रहे हैं, शहजादा कह रहे हैं। माताएं बहनें बताएं कि आपके पास जो स्त्री धन है, मंगलसूत्र है, वो आप किसी को लेने देंगी? सिर कटवा देंगी, लेकिन ये किसी को नहीं लेने देंगी। ये इनको मालूम नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। गुरुवार को लिखे गए 2 पन्नों के इस लेटर के जरिए कांग्रेस चीफ ने कहा कि उन्हें पीएम को कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र, न्याय पत्र की वास्तविकता समझाने में खुशी होगी ताकि वो कोई गलत बयानबाजी न करें। लद्दाख में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सीटिंग सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल का टिकट काट दिया है। इसके बाद जामयांग ने समर्थकों को साथ लेकर विरोध किया और नाखुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मेरे समर्थक आज लेह में अपने आप एकत्र हुए हैं, वो नामांकन से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या पार्टी सीट बरकरार रख पाएगी। उन्होंने अलग रास्ता अपनाने का संकेत दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने समर्थकों के साथ बैठूंगा और अंतिम फैसला लिया जाएगा। लोग नामांकन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बता दें, पार्टी ने ताशी ग्याल्सन को अपना प्रत्याशी बनाया है जिसका विरोध हो रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर गंभीर आरोप लगाया है। नड्डा के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि वो बहुत सारे बैग उठाकर लाए हैं, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर बांट रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि चेक करवा लें। उनके ये सभी आरोप बिल्कुल सही हैं। हालांकि तेजस्वी ने ये नहीं बताया कि इन बैगों में क्या था। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के प्रति लोगों की खराब प्रतिक्रिया की वजह से जेपी नड्डा साफ तौर पर परेशान नजर आए। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से कई सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप संविधान और लोकतंत्र को समाप्त क्यों करना चाहते हैं? आप दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों का आरक्षण एवं नौकरी क्यों छीनना चाहते हैं? आप गरीबों को और अधिक गरीब तथा अमीरों को और अधिक अमीर क्यों बनाना चाहते हैं? बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, लेकिन आपने 10 वर्षों में बिहार को क्या दिया? आप बिहार आकर काम की बात क्यों नहीं करते?
महाराष्ट्र में कई दलित अम्बेडकरवादी समूहों ने विपक्षी गठबंधन को समर्थन करने की घोषणा कर दी है। अंग्रेजी समाचार वेबसाइट द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार 22 अप्रैल को 4 दर्जन से अधिक दलित अम्बेडकरवादी संगठनों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ। इसमें कहा गया कि लोकसभा का ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा से नामांकन दाखिल कर दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि कन्नौज से बीजेपी के पराजय इतिहास में कन्नौज क्रांति के नाम से जाने जाएगी। कन्नौज क्रांति होकर रहेगी। सपा ने पहले यहां से तेज प्रताप को टिकट दिया था, लेकिन पार्टी ने अपना मन बदलकर अखिलेश यादव को उम्मीदवार बना दिया। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप आज बीजेपी में शामिल हो गए। मनीष कश्यप दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए। उनके साथ उनकी मां भी दिल्ली गई हुई थी। इससे बिहार की सियासत तेज हो गई है। मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। इससे बीजेपी के वर्तमान सांसद संजय जायसवाल के लिए मुश्किलें बढ़ गई थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।